बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद टूट जाता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मसला फ़लस्तीन बना है, इसराइल की जो जारहियत है और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म की दास्तान है, इस पर हम खसूसी राय लेंगे। सीनियर साफ़ी और तजिया निगार हाफिज़ इमरान साहब, इनसे राय लेंगे। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, आप इस प्रोग्राम में आए। तो इस पर हम सबसे पहले आप सब बात करते हैं कि जो इसराइल ने इस टाइम जो जारहियत शुरू की है, पहले तो वो फ़लस्तीन पर अपना जुल्म और बर्बरियत दिखा रहा था और जब पूरी दुनिया खामोश थी, जब फ़लस्तीनियों ने थोड़ा सा भी कोई उनके साथ रिएक्शन दिखाया तो हमारे भी इस्लाम के सबसे बड़े जो मानते हैं ठेकेदार, उन्होंने भी दिया कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं करनी चाहिए। तो इस पर सबसे पहले तो आप बात करें ना कि जब इसराइल ये जुल्म करता है तो हमारे उलमा हज़रात खामोश रहते हैं और आज हमारे उलमा की नुमाइंदगी करने वाले उन्होंने भी इस पर बात की। इस पर तो पहले आप राय दें तो फिर अगली बात जंग की तरफ जाते हैं। देखें, जो फ़लस्तीन की जो जंग अभी शुरू हुई, आप थोड़ा सा मैं आपको माजी में ले चलता हूँ। ये जो हमला इस वक्त इसराइल पे किया है हमास ने, आप इसको थोड़ा सा अगर माजी में देखेंगे तो माजी में दो मुल्क जो थे, उन्होंने एक तो शाम और एक लेबनान, 1967 में इन दोनों ममालिक ने जो है वो हमला किया था इसराइल के ऊपर। पीछे मुहर्रकात वही थे कि इसराइल बाज नहीं आ रहा था उस वक्त भी और वो जुल्म कर रहा था अपना पूरी कुव्वत के साथ निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर वो चढ़ दौड़ा था उस वक्त। तो उसके जो है वो एक रिटेलिएट किया दो ममालिक ने, क्योंकि उनकी सरहदें जो है वो इसराइल के साथ में थी। तो एक गैरत और हमीयत जो थी वो इन दोनों ममालिक ने दिखाई और उन्होंने हमला किया था उस वक्त, और काफ़ी भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा था इसराइल को। इस जो अभी आपने जो हमला देखा है हमास का, बड़ा ही मुनज़्ज़म और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपने देखा कि उनके पैराशूट ग्लाइडर जो थे वो नीचे उतरे। उसके अलावा उन्होंने जो है वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमास के अंदर एकदम से इतनी कैसे वो कुव्वत आई और कैसे वो उभर के वो सामने आया और किस तरह से उसने इसराइल के अंदर घुस के उसको मारा है। और अभी आपको मैं बताऊं कि जो अभी हमारा जो मीडिया है या फॉरेन के जो जितना भी मीडिया है, जो यूरोप का और अमेरिका का जो मीडिया है, वो जो हलाकतें बता रहा है इसराइल की, वो उससे बहुत ज़्यादा है। आतिफ साहब, अब अगर आप इन सारे मामला का देखें, एक टाइम पे अगर 500 मिसाइल जो है वो दागा गया, उनकी शील्ड जो थी उन्होंने एक लगाई हुई थी, बड़ी जदीद जो शील्ड थी उनकी, वो जो मिसाइल को फिजा में ही ख़त्म कर देती थी। जो इसराइल की तरफ मिसाइल आता था उनकी ऑटोमेटिक सिस्टम था उनका, एक पूरी शील्ड उन्होंने नस्ब की थी। और वो उसके पीछे आपको पता है कि जो अमेरिका ने हमेशा उसका साथ दिया है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बरतानिया और अमेरिका हमेशा उसके पीछे रहे हैं और उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। तो उस शील्ड को अगर नुकसान पहुंचा के, उस शील्ड का जो असर था वो ख़त्म करके, उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ख़त्म करके, अगर हमास ने इतनी बड़ी सतह पर इस दफ़ा जो नुकसान पहुंचाया, और मैं आपको बताऊं कि सबसे टॉप की एजेंसी जितनी भी हैं अगर इस दुनिया में देखा जाए, तो मोसाद जो इसराइल की बड़ी टॉप की एजेंसी है, उसको भी पता नहीं चला एकदम से कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसके पीछे जो थी वो गैर मशरूत तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे अब इन्वॉल्वमेंट है दीगर ममालिक की। हमास जो है वो एक तनहा इस सतह की जो कार्रवाई वो नहीं कर सकता था, उसके पीछे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अब मिल चुके हैं। लेकिन जैसे अमेरिका, बरतानिया इसराइल की दरपर्दा से लेके खुलेआम हमायत का ऐलान कर रहे हैं, इसी तरह दीगर ममालिक ने भी जो थे वो जो इनके एंटी ब्लॉक में है अमेरिका के, उन्होंने भी अब फ़लस्तीन के हक में बयानात देने शुरू किए। और बयानात की हद तक नहीं है आतिफ भाई, वो अब बयानात से हट के अमली तौर पे मदद कर रहे हैं पीछे पे। अब रूस के सदर का बयान आ गया ना पुतिन का, वो भी कह रहे हैं कि हम इखलाकी हमायत है और वो हर किस्म की जो है ना वो इस हवाले से करेंगे। लेकिन इस पे सवाल ये बनता है कि जो अब इन्होंने किया है, जो अब इतलात आ रही हैं कि 48 घंटे में वो कह रहे हैं हम पूरा फ़लस्तीन फतह करने जा रहे हैं,
चूँकि अमरीकी बेड़ा भी वहाँ से निकल चुका है। तो आप इस तनाज़ुर में क्या देख रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि ये आलमी जंग का एक माहौल बन रहा है, क्योंकि अब कोई भी मुल्क जो है ना वो इससे महफूज नहीं रह सकेगा, लोग यूक्रेन की जंग को भूल जाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा वसी तनाज़ुर में देखना पड़ेगा। अगर इसराइल अगर ये समझता है कि वो बहरी बेड़ा, अगर अमेरिका का बहरी बेड़ा तो पाकिस्तान में भी आना था, उस वक्त बहरी बेड़ा नहीं पहुंचा था वहां पे, पहुंच भी जाता है, सपोज अगर पहुंच भी जाता है, तो इस वक्त जो है वो हालात ना तो 1967 के हैं जो कि शाम और लेबनान ने मिलकर किया था हमला, ना ही कुछ और जो रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो हालात उस सतह के नहीं है। यूक्रेन की जंग के बाद मैं आपको बता दूं कि हालात ने बड़ी तेजी से पलटा खाया है, ब्लॉक्स जो है बन चुके हैं। अब अगर इसराइल ये कहता है कि मैं 48 घंटे में फलस्तीन पर पूरा कब्जा जमा लूंगा, पूरा तसल्लुत कायम कर लूंगा, तो उसकी खाम क्या ली। इस वक्त जो है बैक एंड पे, हमास के बैक एंड पे हिजबुल्लाह के अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि अभी एलानिया तौर पर नहीं आ रहे। आपने रशिया का तो बयान पढ़ लिया, प्यूटन का ज़राए के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जनाब अगर जिस तरीके से इसराइल जो है वो उसने बहुत लाडला है अमेरिका का, वो हमायत कर रहा है, तो इस तरह हम फलस्तीन के, ये प्यूटन का बयान भी है, ज़राए के मुताबिक है। तो अब थोड़ा सा इसको वसी तनाज़ुर में देखने की जरूरत है कि अब जंग जो है वो इस खित्ते में नहीं रहेगी। अब ये जंग, क्योंकि इसराइल का जो एक विजन है आगे ग्रेटर इसराइल का, उसमें सिर्फ ये फलस्तीन का इलाका नहीं, उसमें उसके साथ जितनी भी सरहदें लगती हैं अरब ममालिक की, जैसे उर्दन हो गया, ये शाम हो गया, और जैसे आगे बढ़े आप ये खलीजी ममालिक आ जाते हैं उसमें, तो वो एक ऐसी जंग शुरू होगी कि जिससे बचना मुश्किल हो जाएगा अरब ममालिक। अब तो वो खामोशी से बैठे हुए ना अरब ममालिक, उनके लिए अब अपनी बका की जंग लड़नी पड़ेगी उनको। इस पर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान अब आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्योंकि पाकिस्तान का तो वही रवायती बयान आता है, हम सफारती इखलाकी हिमायत। क्या पाकिस्तान अमेरिका को नाराज कर फलस्तीन की हिमायत जारी रख पाएगा? क्योंकि ये हमारा बुनियादी स्टांस तो पहले दिन से था, लेकिन अब चूंकि ये मामला नहीं रहना कि दरमियान वाला कोई रास्ता अपनाया जाए, यहाँ आप उधर खड़े होंगे या आप उधर खड़े होंगे, एक साइड को आपको चुनना पड़ेगा। क्या इस पर आप नहीं देखते कि इमरान खान की कमी महसूस हो रही है? क्योंकि जितने दिलेराना तरीके से पिछली मरतबा जो गजा पर बमबारी की, तो इमरान खान ने फौरी तौर पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अब सूरत बहुत मुख्तलिफ है, हमारे यहाँ सियासी बहरान भी है, अदम इस्तेहकाम भी है। तो आप क्या देखते हैं कि अब पाकिस्तान को किस तरह चलना चाहिए? देखें आदर साहब, एक आप थोड़ा सा बात को ज़हन में रखें कि कभी भी आप अपनी मईशत को ठीक जब तक नहीं करेंगे, आपकी कोई मुल्क सुनेगा नहीं। आप आलमी मंजरनामे से इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान जो है वो आलमी मंजरनामे में कहीं भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजूहत, 2-3 वजूहत मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी जो वजह है वो माशी तौर पे आप गैर मुस्तहकम हैं, और अभी जो फिलहाल चल रही है, अगर पॉलिटिकल सेटअप होता तो वो और अच्छे मौसर अंदाज से एक आवाज़ उठा सकता था। निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है, वो उस सतह का जा भी नहीं सकता, ना उसकी उस सतह पे एक पजीराई हो सकती है। तो ये बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो, एक तो वैसे भी बड़ा मुझे समझ नहीं आती कि दफ्तर खारजा को कम से कम बयान बदल लेना चाहिए। इतने अरसे से 1967 से लेके अब तक जितने भी बयान आते हैं वो मिले जुले बयान, सिवाय आपका जो टेनोर है इमरान खान का भी आपने बात की, इमरान खान की जिस सतह पे मुस्लिम उम्मा के जो मुफादात और मुस्लिम उम्मा के जिस अंदाज में केस उसने आगे इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो उसने खान साहब ने एक बयान जारी किया था उस वक्त, और बाकायदा यूनाइटेड नेशन में जाकर खड़े होकर सारा कुछ किया था। तो उसके बाद एक पता चल रहा था कि पाकिस्तान की आवाज़ को सुन रही है जो है ना वो एक आलमी बिरादरी, और उसमें कोई शक नहीं कि वो जो 3-4 साल दौर था उसमें जो है वो बड़ी हद तक जो कश्मीर और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया। अब जो प्रॉब्लम है अब ये है कि अब चूंकि एक निगरान सेटअप भी है, दूसरा ये है कि आपका जो आप माशी तौर पे बड़े गैर मुस्तहकम है, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इस वजह से आपकी जो आवाज़, आप बिल्कुल अभी जितने ब्लॉक्स बन रहे हैं, देखें रशिया का, चाइना का,
ایران کا یہ ایک بلاک بن رہا ہے، ٹھیک ہے، بن گیا ہوا ہے، اور امریکہ کو بھی پتا ہے کہ میرے خلاف جو ریزسٹنس ہے وہ ایک بڑی حد تک بڑی آگے جا چکی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک گو کی پالیسی رکھی ہے، کبھی بھی اپنی پالیسی واضح نہیں کی، اور اس کا جو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، اب آپ پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا، نہ آپ امریکن بلاک کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، نہ آپ کی رشین بلاک کی ہمدردی ہے، لے دے کے چائنا رہ گیا، آپ کتنا اس کو کریں گے کہ جناب آپ کی وہ کب تک حمایت اس کو جاری رکھے۔ جو مین سمجھنے کی بات ہے اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم میں ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ اب اگر جنگ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی خطے میں چھڑتی ہے جنگ، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو تو اپنے وجود کو جو برقرار رکھنا مشکل ہوا پڑا ہے نا۔ دیکھیں آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کے پاس اپنی معیشت کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے کسی جو اپنے برادر مسلم ملک کی آپ کس طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کسی برادر اسلامی ملک کی حمایت میں آگے آئیں گے۔ اچھا، اب آخر میں چھوٹا سا اس میں بتا دیں کہ یہ اب چونکہ جنگ اب باقاعدہ جنگ بن چکی ہے، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جلدی وائنڈ اپ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہ طول پکڑے گی؟ دیکھیں اگر تو جیسے دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے ابھی رشیا کا بیان آ رہا ہے، قطر کا بیان آ رہا ہے، اور ایران کی درپردہ جو ہے وہ ایران نے تو بلکہ کھل کر حمایت کی، ایک مسلم ممالک ہے جس نے کھل کر حمایت کا اعلان کیا۔ جب دیکھیں پہلے ایران جو تھا اپنے اینڈ پہ کر رہا تھا، جو کچھ بھی کر رہا تھا درپردہ رہ کے یا ویسے ہی حمایت کا اعلان کر رہا تھا۔ اب جب روس اس میں کود پڑا ہے اور دوسرے جو قطر نے بھی باقاعدہ ایک بڑے ٹھیک ٹھاک انداز میں کہا ہے کہ میں حمایت کروں گا، تو میرے خیال سے جنگ طوالت اختیار کرے گی، اور اگر جنگ طویل ہوتی ہے یہ تو یہ اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اب جو ہوگی جنگ وہ کیلے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نہیں ہوگی، یا حماس ایک جو چھوٹی تنظیم ہے، ایک ملیشیا اس کی چھوٹی ہے، اس کی عددی نہ اس کے پاس پہلے دیکھیں نا، اب جتنی بھی وہ اس نے ٹیکنالوجی استعمال کی، آپ کے خیال میں کیا وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسے آ سکتی ہے؟ در پردہ کسی نے تو حمایت کی ہے، اور وہ سب کو پتا ہے کس نے حمایت کی ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب کہ امریکہ نے پورا شیلڈ سسٹم دیا ہوا ہے اسرائیل کو، اس شیلڈ کو متاثر کر کے اور اندر گھس کے انہوں نے مارا ہے اتنے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی جو میڈیا پہ ہلاکتیں آ رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، جو اسرائیل بیان کر رہا ہے کہ جو اس کی 700-800 ہلاکتیں سے بہت زیادہ ہے، ان کا نقصان اس دفعہ بہت زیادہ ہوا ہے، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اب اگر امریکہ بھی سپورٹ کے لیے آ جاتا ہے، یورپین اگر اسرائیل کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں، برطانیہ جو کہ جس نے 1967 میں باقاعدہ آباد کیا تھا اسرائیل کو یہاں پہ لا کے، اگر وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور یہ جو بلاک ہے یہ درپردہ حماس کے تھرو فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ طویل اور ایک ملٹی یعنی ایک عالمی جنگ، جو تیسری عالمی جنگ کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ اس میں اب اگر جنگ چھڑی تو یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، یعنی تیسری عالمی جنگ کی بنیاد ہوگی ابھی۔ بالکل، یہ اب تیسری عالمی۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ کا قیمتی وقت دیا اپنا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔